हेलो एवरीवन। कैसे हो बच्चों? मैं अविनाश, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो बच्चों, अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है 12th क्लास का, चैप्टर सेकंड सॉल्यूशन। तो लास्ट वीडियो तक हमने कंसंट्रेशन टर्म का डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर टर्म पूरा क्लियर कर लिया, जिसमें हमने मोलारिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ, पीपीएम वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, पीपीएम वेट बाई वॉल्यूम, इतने सारे टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिए हैं। और लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मेलिटी, रिलेशन बिटवीन फॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी और पीपीएम, ये सारे हमने क्लियर कर लिया था। अब हमारा जो नया टर्म स्टार्ट होगा बच्चों, वो स्टार्ट होगा कंसंट्रेशन टर्म में इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो यहाँ पे हम हेडिंग लगाते हैं बच्चों, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन और कौन सा टर्म है वो? इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। और इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर टर्म कौन सा होता है? इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर टर्म वो होता है बच्चों जो मास टर्म जो होता है, जिसमें मास यूज होता है, वॉल्यूम यूज नहीं होता। वॉल्यूम टर्म होता है डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, और मास टर्म होता है यानी वेट टर्म जो होता है वो होता है आपका इंडिपेंडेंट टेम्परेचर टर्म। क्लियर बच्चों? तो इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे वो परसेंटेज वेट बाई वेट पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, मास फ्रैक्शन पढ़ेंगे, और मोलालिटी पढ़ेंगे इसके अंदर, और पीपीएम वेट बाई वेट पढ़ेंगे। इतने सारे टॉपिक्स हम इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर टर्म के अंदर पढ़ेंगे बच्चों। तो पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा आज का, हम पहला टॉपिक लगाते हैं अपना, वो लगाते हैं परसेंटेज वेट बाई वेट। तो इसको समझते हैं कि ये क्या होता है, परसेंटेज वेट बाई वेट क्या होता है बच्चों। तो देखो, परसेंटेज वेट बाई वेट का मतलब है बच्चों कि वैसे हमने वॉल्यूम वाले टर्म में क्या पढ़ा था, जब परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम किया था तो हमने क्या किया था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन एमएल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल इंटू 100, यही तो किया था। सेम चीज यहां करनी है, बस किस टर्म में करनी है बात हमें करनी है मास के टर्म में, वेट के टर्म में। तो यहां पे हम क्या, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा परसेंटेज निकालने का? वेट ऑफ सॉल्यूट। अब देखो, जब वॉल्यूम टर्म लिया था तो हमने किस में लिया था? सॉल्यूट एमएल में लिया था। यहां पे हम किस में लेंगे? ग्राम में लेंगे बच्चों, अपॉन, और यहां पे क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन किस में? ये भी ग्राम में होगा। और देखो, परसेंटेज निकाल रहे हैं तो यहां पे क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। क्लियर? अब एक चीज और याद रखना, जो मैंने लास्ट वीडियो में जब परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कराया था तब भी मैंने आपको एक चीज बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, और मैं यहां फिर नोट लगा के लिख रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना बच्चों। पहली बात तो यह है कि अगर सॉल्यूशन का आपका वेट गिवन है तो ठीक है, अगर वेट गिवन नहीं है तो वहां पे आप हमेशा वेट कितना मानोगे? 100 ग्राम। जिस हिसाब से वॉल्यूम में कितना मान रहे थे आप? 100 ml, उसी तरह परसेंटेज वेट बाई वेट में भी कितना मानेंगे हम? 100 ग्राम। अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन गिवन नहीं है तो हम कितना मानेंगे? 100 ग्राम। और ये चीज मैं आपको जनरली पहले ही बता चुका हूं कि ऊपर हमेशा क्या लिखा जाता है? न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर में हमेशा कौन सी चीज होती है? सॉल्यूट। और डिनोमिनेटर में हमेशा क्या होता है? सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। ठीक बच्चों? तो ये आपका फॉर्मूला क्लियर हो गया यहाँ पे, परसेंटेज वेट बाई वेट। क्लियर बेटा? अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो, अब हमारा जो मेन है और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैं अब स्टार्ट करा रहा हूं आपका, जिसका जो टॉपिक है आपका वो है बच्चों अब मोल फ्रैक्शन। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोल फ्रैक्शन फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। मोल फ्रैक्शन, इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। मोल फ्रैक्शन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको एस से, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल में मोल फ्रैक्शन होता क्या है? अगर इसको डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे इसको डिफाइन करेंगे, मोल फ्रैक्शन इज मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट। यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट लिख दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट मोल फ्रैक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब ये हुआ है यहाँ पे बच्चों, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन मिलके बनता है वो किस चीज से मिलके बनता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो सॉल्यूशन का कॉन्स्टिट्यूएंट कौन हुआ? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज द फ्रैक्शन, समझो बच्चों, इज द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड
obtained by adding number of moles of that constituent by the total number of all the constituent by the total number of all the constituent present in a solution। मैं भी इसका शॉर्ट डेफिनेशन भी आपको बताऊंगा बच्चों। एक बार मैं इसको रीड कर देता हूं। मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, क्योंकि एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किससे होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय एडिंग number of moles of that constituent by the total number of all the constituent present in a solution। इसका मतलब है बच्चों कि मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि फ्रैक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट डिवाइडिंग बाय द टोटल नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? बस अब देखो यहाँ पे एग्जांपल से समझो, मैं बहुत अच्छे से क्लियर करता हूं आपका। जैसे सपोज करो ये एक बीकर है, बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन। बिल्कुल भी बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, टेंशन मत लो, बिल्कुल बहुत आसानी से क्लियर होगा। मान लो इसमें एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, समझो बच्चों इस चीज को, इसमें ये पूरा सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक। अब इस सॉल्यूशन में क्या है कि दो सबस्टेंस कॉन्स्टिट्यूएंट, सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होगा बच्चों? सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों चीज होंगी सॉल्यूशन के अंदर, तभी तो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ होगा। सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा। तो देखो यहाँ पे समझो, एक ये और एक बी, ए को हमने मान लिया यहाँ पे सॉल्यूट और बी को हमने मान लिया यहाँ पे सॉल्वेंट। क्लियर बच्चों? ए को हमने क्या माना? सॉल्यूट, और बी को क्या माना? सॉल्वेंट, और ये दोनों कंबाइंड हुए तो ये पूरा क्या बन गया? सॉल्यूशन फॉर्म हो गया। अब देखो इसमें सॉल्यूट के भी मोल्स पड़े होंगे, मोल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से, और सॉल्यूट के मोल है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एन ए हो जाएगा बच्चों। इसमें सॉल्वेंट के भी मोल्स प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पे मोल्स, और ये किससे हो गया? बी, यानी बी को हम क्या मान रहे हैं? सॉल्वेंट, और ए को क्या मान रहे हैं? सॉल्यूट। तो इसमें सॉल्यूट के भी मोल्स पड़े होंगे सॉल्यूशन के अंदर, तो हमने उसको क्या मान लिया? एन ए। एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, ए मतलब सॉल्यूट, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट एन ए मतलब, एन बी मतलब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि बी हम किसको बोल रहे हैं? सॉल्वेंट को। तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं बच्चों, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? एन टी यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्वल एन ए प्लस एन बी, यही तो हो जाएगा बच्चों। अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं तो एन टी इक्वल एन ए प्लस एन बी, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा हमें। क्लियर बच्चों? अब देखो यहाँ पे पहली कंडीशन, अगर हमें सिर्फ इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट कौन सी चीज है? ए को हमने क्या माना है यहाँ पे? सॉल्यूट माना है। और मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है? अगर हमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है बच्चों, तो यहाँ पे क्या करोगे? एक्स ए करोगे, एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन हो गया, और ए मतलब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हो गया, तो एक्स ए इक्वल। अब देखो बच्चों यहाँ पे मोल फ्रैक्शन क्या कहता है कि द मोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट डिवाइड बाय द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट डिवाइड बाय द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यही कहता है मोल फ्रैक्शन। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन मोल फ्रैक्शन की यही है बच्चों, कि द मोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट डिवाइड बाय द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, बस यही है मोल फ्रैक्शन। तो देखो एक्स ए यानी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, तो मोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हुआ? एन ए अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है? यानी टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन यही है ना, एन ए प्लस एन बी। तो यहाँ पे क्या होगा? एन ए प्लस एन बी। अगर आपको सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। फॉर सॉल्यूट कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। दूसरा पॉइंट, अगर आपको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है बच्चों, अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स बी हो जाएगा। क्लियर बच्चों? और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन बी अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन ए प्लस एन बी।
अगर आपको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मूला पुट अप करोगे, अगर आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मूला पुट अप करोगे, एक्स इक्वल Na/Na प्लस Nb और एक्स बी इक्वल Nb अपॉन Na प्लस Nb। ये दोनों फॉर्मूले बच्चों आप पुट अप करोगे अगर आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है या फिर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। क्लियर बच्चों? अब देखो मैं इसका सबसे शॉर्ट तरीका आपको बता देता हूं मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने का, बहुत शॉर्ट तरीका कि ऐड इक्वेशन 1 एंड सेकंड। सपोज करो ये आपका इक्वेशन 1 हो गया और इक्वेशन सेकंड हो गया, इन दोनों को ऐड कर दो। तो देखो इसका ऐड जो होता है वो हमेशा बात ध्यान रखना, एक्स ए प्लस एक्स बी जो होता है वो हमेशा इक्वल 1 के होता है बच्चों, ये बात याद रखना। एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, हमेशा ये 1 के होता है। एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, हमेशा ये 1 के होता है। तो अगर यहाँ पे आपको एक्स बी की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, 1 माइनस एक्स ए करोगे, 1 माइनस एक्स ए। ये नीचे वाले दोनों फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए बच्चों, ये यूज होंगे आपके बहुत बड़े लेवल पे यूज होंगे, रॉड्स लॉ में तो बहुत ज्यादा यूज होंगे। आगे जो हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर उसमें रॉड्स लॉ पढ़ेंगे, उसमें ये वाले फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज होंगे, बहुत अच्छे से आपको क्लियर होने चाहिए। एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है 1 और एक्स बी इक्वल क्या होता है 1 माइनस एक्स ए। अगर एक्स ए आपको निकालना है तो 1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स बी हो जाएगा बच्चों। क्लियर? तो यही होता है बस मोल फ्रैक्शन, समझ आ गया बच्चों? यही आपका पूरा मोल फ्रैक्शन है, एक्स ए इक्वल Na अपॉन Na प्लस Nb। अगर सॉल्यूट निकालना है, सॉल्वेंट निकालना है तो Nb अपॉन Na प्लस Nb, दोनों को ऐड करोगे तो ये दो नए फॉर्मूले जनरेट हो जाएंगे यहाँ पे। इस एक्सपेरिमेंट से आई होप आपको सबको क्लियर हो गया होगा मोल फ्रैक्शन। तो एक बार बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके गुड, अब मैं इसको रफ करता हूं और अब दूसरा टॉपिक हम लगाते हैं मास फ्रैक्शन, कि मास फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों। अब बच्चों मास फ्रैक्शन का मतलब समझो, मास फ्रैक्शन में कुछ नहीं होता, बिल्कुल मोल की तरह, जैसे मोल फ्रैक्शन है वही मास फ्रैक्शन होता है, बिल्कुल कुछ नहीं होता। जहां पे आपने नंबर ऑफ मोल्स लिया है वहां पे बस आपको वेट लेना है। तो देखो जैसे मैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन के साथ इसको क्लियर करा देता हूं, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं मास फ्रैक्शन। तो दोनों चीज मैं यहाँ पे क्लियर करा दूंगा बच्चों। तो देखो मास फ्रैक्शन में आपने क्या किया था, मोल फ्रैक्शन में आपने क्या किया था, एक्स ए इक्वल Na अपॉन Na प्लस Nb, यही किया था। वहीं पे अगर आपको मास फ्रैक्शन में करना है तो मास फ्रैक्शन में आप क्या करोगे, यहाँ पे मास फ्रैक्शन आप करोगे एक्स ए इक्वल, अब यहाँ पे क्या करोगे, एन की जगह क्या करोगे डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना। जहां पे नंबर ऑफ मोल्स रखे हैं आपने वहीं पे मास फ्रैक्शन में आपको क्या रखना है, वेट रखना है, बस इतना ही करना है बच्चों और कुछ नहीं करना है इसमें। उसी तरह अगर आपको फर्स्ट ये सेकंड, अगर आपको सॉल्वेंट का निकालना है तो एक्स बी हो जाएगा, तो इक्वल क्या होगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, यही किया था ना मोल फ्रैक्शन में भी आपने। तो वहीं पे अगर मास फ्रैक्शन में आपको करना है तो मास फ्रैक्शन में क्या करोगे, एक्स बी इक्वल डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, बस यही तो करना है। नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या करना है, वेट करना है बच्चों, यही तो आपको हो जाएगा मास फ्रैक्शन। क्लियर बच्चों? अगर इसको वहां भी आपको लेना है तो आप भी क्या करोगे, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल कितना हो जाएगा 1 के हो जाएगा बच्चों ये भी। तो मोल फ्रैक्शन एग्जैक्टली रिलेटेड टू मास फ्रैक्शन या मास फ्रैक्शन रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन, कुछ नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स को चेंज करना है बस और उसकी जगह वेट रखना है, ये क्लियर हो जाएगा बच्चों। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, दूसरा टॉपिक भी हमारा क्लियर हो गया बच्चों। ओके तो अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पे नया टॉपिक जो है आपका वो है, एक और टॉपिक है जो है आपका मोलालिटी। कौन सा टॉपिक है बच्चों, मोलालिटी, मोलालिटी जिसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। मोलालिटी डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर में हमने कौन से टर्म पढ़े थे, मोलारिटी पढ़ा था और नॉर्मेलिटी पढ़ा था, और इंडिपेंडेंट टेम्परेचर में कौन सा पढ़ेंगे हम, मोलालिटी पढ़ेंगे जिसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल में मोलालिटी होता क्या है बच्चों उसको समझो। मोलालिटी का मतलब होता है द नंबर ऑफ मोल्स,
द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर केजी वेट ऑफ द सॉल्वेंट। अब देखो थोड़ा सा यहाँ चेंज हुआ है बस, वेट ऑफ द सॉल्वेंट। अब देखो समझो, मोलालिटी का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर केजी वेट ऑफ द सॉल्वेंट, पर केजी वेट ऑफ द सॉल्वेंट। तो अगर इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन करोगे तो कैसे करोगे, मोलालिटी इक्वल, यहां पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये तो यही रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पे क्या लिखोगे नीचे, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये तो लिखोगे बच्चों। देखो डेफिनेशन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर केजी वेट ऑफ द सॉल्वेंट। यानी जो यहाँ इसका जो मोलालिटी का कनेक्शन है वो वॉल्यूम से नहीं है, वो किससे है, वेट से है, क्योंकि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है बच्चों। तो अगर इसका मतलब हुआ कि जो 1 kg वेट है किसी सॉल्वेंट का, तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व हैं सॉल्यूट के, वही होती है मोलालिटी। 1 kg वेट ऑफ सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व हैं सॉल्यूट के, वही उसकी होगी मोलालिटी। तो देखो मोलालिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो क्या करोगे, यहाँ पे स्मॉल m, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, n होता है बच्चों, और वेट ऑफ सॉल्वेंट w किस में, केजी में। अभी तक हम वॉल्यूम किस में ले रहे थे, लीटर में, डिपेंडेंट टर्म में, डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर टर्म में। इंडिपेंडेंट में हम किस में लेंगे, तो देखो ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब इसको फॉर्मूले को फर्दर आप चाहो तो और इजी कर सकते हो, कैसे, n इक्वल क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यही तो होता है। तो यहाँ पे अगर इसको n की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो एक और फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा, और वो क्या फॉर्मूला जनरेट होगा आपका, m इक्वल w अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट इन केजी, यही तो हो जाएगा बच्चों। ये देखो m इक्वल w अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वेट इन केजी, क्योंकि अगर n की वैल्यू यहाँ पुट ऑफ कर दोगे तो ये फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। और दूसरी चीज, इफ वेट इन ग्राम, अगर न्यूमेरिकल के अंदर जो वेट है वो ग्राम में दिया हो तो बच्चों आप क्या करोगे, इसी फॉर्मूले को देखो, m इक्वल w अपॉन एम नॉट इंटू वेट इन केजी, यहाँ 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा, अगर सॉरी वेट किस में, ग्राम में है, तो हम 1000 में ऊपर लेके जाएंगे, 1000 में मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, w अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू वेट इन केजी इंटू 1000, ये क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। चुप रहो बिल्कुल। ओके वेरी गुड बच्चों, अब इसको रब करते हैं। ये आपका मोलालिटी टर्म भी खत्म हो गया, यहाँ पे तीसरा टॉपिक भी क्लियर हो गया बच्चों। अब एक छोटा सा टॉपिक बचा है, उसके बाद आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म बिल्कुल खत्म हो जाएगा बच्चों, यानी कंसंट्रेशन टर्म ही आपका खत्म हो जाएगा। अब लास्ट जो टॉपिक बचा है आपका वो बचा है बच्चों पीपीएम वेट बाय वेट, ये लास्ट टर्म बचा है आपका इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर कंसंट्रेशन टर्म का, पीपीएम वेट बाय वेट। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना, जो आपने लास्ट टेम्परेचर ऑन डिपेंडेंट टर्म में जो पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, पीपीएम में जब पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶, क्योंकि पीपीएम का मतलब ही क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं बच्चों आपको, पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, और मिलियन का मतलब क्या होता है, 10⁶ होता है, यही तो होता है। जब परसेंटेज निकालते हैं तो हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन पीपीएम का मतलब क्या होता है, मिलियंस, यानी 1 मिलियन का 1 पार्ट। परसेंटेज जब 100 निकालते हैं तो मतलब 100, और मिलियंस में क्या हो जाएगा, 1 मिलियन, आपने कोई भी 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स कलेक्ट किए, उसमें से एक पार्ट किसी चीज का हो, वो क्या हो जाएगा, पीपीएम हो जाएगा बच्चों। बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ये।
तो देखो यहां पे क्या करोगे, वेट ऑफ सॉल्यूट करोगे, यहां पे वेट ऑफ सॉल्यूट किस में लोगे, ग्राम में, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन किस में लोगे, ग्राम में, और इंटू यहां क्या कर दोगे 10⁶, बस यही तो करना है, इंटू 10⁻⁶ क्या हो जाएगा 6, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, मिलियंस की कर रहे हैं, पीपीएम में बात कर रहे हैं, पार्ट्स पर मिलियन की बात कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा 10⁶, यानी पीपीएम वेट बाई वेट इक्वल वेट ऑफ सॉल्यूट किस में, ग्राम में लेना है, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन भी किस में लेना है, ग्राम में, इंटू 10⁻6 करना है बच्चों। ये क्लियर हो गया, ये इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। और अब एक लास्ट टर्म में आपको और थोड़ा एडवांस करा देता हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि बेसिकली फॉर्मूले यूज होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा उसके। तो वो आपका जो टर्म है वो टर्म है बच्चों मोल कंसेप्ट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है मोल कंसेप्ट, बहुत ज्यादा बेटा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन निकलते हैं मोल कंसेप्ट से हर बार, क्योंकि मोल कंसेप्ट से न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत इजी हो जाता है अगर आपका मोल कंसेप्ट क्लियर है तो मैं यहाँ पे पूरा मोल कंसेप्ट आपका क्लियर करा देता हूँ बच्चों, जिसके बाद फिर मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा इसके। तो सबसे पहले मोल कंसेप्ट समझो, तो मोल क्या होता है, हम इसको मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ मोल को। मोल क्या होता है और किस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। देखो पहला यहाँ पे हम लेंगे, यहाँ पे दूसरी कंडीशन लेंगे और यहाँ पे तीसरी कंडीशन लेंगे। मोल से होता कुछ नहीं है, मोल से कैलकुलेट यूनिट होती है। जैसे आज की डेट में डजन होता है, जैसे मान लो कोई 12 चीज़ आपने कलेक्ट करनी तो हम 1 वर्ड में उसको डजन बोल सकते हैं, 1 डजन मतलब 12 चीज़ काउंटिंग में। उसी तरह मोल्स होते हैं। तो देखो मोल्स किस किस पर डिपेंड करते हैं, अगर क्वांटिटी हो, क्वांटिटी या फिर यहाँ पे हो मास और या फिर हो यहाँ पे वॉल्यूम, 3 टर्म में हम यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर क्वांटिटी के टर्म की बात हो रही है, कहीं भी क्वांटिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे 1 मोल किसके इक्वल होगा बच्चों, 1 मोल इक्वल होगा एवोगैड्रो नंबर के। और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.022, चलो मैं नीचे लिख देता हूँ Na, और Na इक्वल क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। यानी क्वांटिटी के केस में 1 मोल किसके इक्वल होगा बच्चों 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वल होगा, जो कि एवोगैड्रो नंबर है। क्वांटिटी के केस में 1 मोल किसके इक्वल हो जाएगा, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल हो जाएगा। अगर हम मास के केस की बात करें बच्चों, तो मास के केस में 1 मोल इक्वल होगा एटॉमिक मास के या फिर मॉलिक्यूलर मास के। ये बात ध्यान रखो, मास के केस में 1 मोल किसके इक्वल होगा, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। क्लियर बच्चों। वहीं पे अगर वॉल्यूम के केस की अगर बात करें, तो वॉल्यूम के केस में जो 1 मोल होगा बच्चों वो होगा 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। ये किसके केस में होगा, वॉल्यूम के केस में होगा बच्चों 22.4 लीटर वॉल्यूम के केस में होगा। मास के केस में 1 मोल इक्वल होगा उसके एटॉमिक मास के या मॉलिक्यूलर मास के। और क्वांटिटी के केस में क्या होगा, 1 मोल इक्वल एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होगा मोल कंसेप्ट में। ये बात ध्यान रखना बच्चों, ये मोल्स की ये चीज आप याद रखो, बहुत आसानी रहेगी। अब देखो मैं यहाँ पे आपको एक कंबाइंड कंडीशन बता देता हूँ। कंबाइंड कंडीशन में फॉर्मूले जनरेट होते हैं और ये फॉर्मूले सीधे सीधे न्यूमेरिकल में यूज होते हैं। कंबाइंड कंडीशन अगर हम रखी जाए यहाँ पे, इन सबकी कंबाइंड कंडीशन बनाई जाए, तो देखो न्यूमेरिकल में सीधे सीधे फॉर्मूले यूज होते हैं। जैसे एन का मतलब क्या हो गया, मोल हो गया बच्चों। अगर मोल कैलकुलेट आपको करना है, मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आप Q अपॉन एन ए लगाओगे यहाँ पे, Q अपॉन एन ए। तो Q का मतलब क्या हो गया, Q का मतलब हो गया क्वांटिटी ऑफ सबस्टांस। क्या हो गया बच्चों, क्वांटिटी ऑफ सबस्टांस। अगर आपको मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो Q का मतलब यहां पे क्या हो गया, क्वांटिटी ऑफ सबस्टांस, क्वांटिटी ऑफ सबस्टांस अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये करोगे तो आपको यहां पे नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे बच्चों। वहीं पे दूसरा फॉर्मूला अगर आपको लगाना है, सपोज करो कि आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं किसके टर्म में, मास के टर्म में। अगर आपको मोल निकालने हैं क्वांटिटी के टर्म में तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, Q अपॉन एन ए। अगर आपको मोल्स निकालने हैं मास के टर्म में तो आप क्या लगाओगे, गिवन मास, जो नॉर्मल फॉर्मूला आप हमेशा लगाते हो, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यही तो निकालते हो मास के टर्म में। अब देखो हर टर्म अलग होता है मोल्स निकालने का, क्योंकि हम मोल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों ये।
कंबाइंड में कंडीशन में क्या लगाओगे, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, किस कंडीशन में, क्वांटिटी की कंडीशन में, तो क्वांटिटी ऑफ सबस्टांस यानी Q अपॉन Na, तो आपको मोल्स मिल जाएंगे। अगर आपको मास के टर्म में मोल्स निकालने हैं तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास करोगे तो आपको मोल्स मिल जाएंगे। अगर आपको वॉल्यूम के केस में मोल्स निकालने हैं, तीसरा वॉल्यूम के केस में मोल्स निकालने हैं, तो n इक्वल क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे n इक्वल यहाँ पे आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ गैस जो गिवन होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन क्या करोगे 22.4 लीटर। जो ये वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी ये गिवन होगा आपको, और अपॉन 22.4 लीटर करना है, आपको मोल्स मिल जाएंगे किस केस में, वॉल्यूम के केस में। तो देखो बच्चों यहाँ पे तीन फॉर्मूले आपके बन गए। अगर क्वांटिटी के केस में आपको मोल्स निकालने हैं तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, n इक्वल क्यू अपॉन Na। अगर आपको मास के केस में मोल्स निकालने हैं तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास लगाओगे, और अगर वॉल्यूम के केस में आपको मोल्स निकालने हैं तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर। अगर इनको हमें पूरा कंबाइंड वे से लिखना है, एक फॉर्मूला पूरा कंबाइंड वे में करना है, तो क्या करोगे, n इक्वल क्यू अपॉन Na इक्वल W अपॉन एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास इक्वल यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपॉन 22 इंटू 4 लीटर। भाई n का इक्वल अगर आपको क्वांटिटी के केस में निकालना है तो क्या लगाओगे, n इक्वल क्यू अपॉन Na। अगर मास के केस में निकालना है तो n इक्वल W अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अगर आपको वॉल्यूम के केस में निकालना है तो n इक्वल वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ये तीन फॉर्मूले बन गए। देखो एक फॉर्मूला ये बन गया आपका, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, इसको अगर मैथमेटिकली देखना है तो गिवन मास क्या हो गया W, मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया M, और ये वॉल्यूम क्या हो गया V, और ये क्या है 22.4। यही तो फॉर्मूले निकल के आ गए जो मैंने यहाँ लिखे हैं, Q अपॉन Na, दूसरा W अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये तीसरा वॉल्यूम अपॉन 22.4। ये देखो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे। एक मैं न्यूमेरिकल आपको कराता हूं, उसमें मोल्स, क्वांटिटी और वॉल्यूम तीनों ही कैलकुलेट करवा के बता देता हूं मैं आपको, तो ये बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल में करा देता हूं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। वेरी गुड। अब मैं एक न्यूमेरिकल करा देता हूं आपका, जिसमें ये मोल कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, और मैं तीनों चीज कैलकुलेट करके बता देता हूं आपको कैसे कैलकुलेट की जाती है ये। अब यहां पे क्वेश्चन लिखता हूं मैं एक। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यहां पे कि 12.044 इंटू 10 टू द पावर 20 particles of CO2 gas, particles of CO2 gas is given in a sample, calculate number of moles, दूसरा मास, तीसरा वॉल्यूम। ये न्यूमेरिकल है बच्चों आपका। एक बार मैं इसको पढ़ देता हूं। 12 इंटू 044 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ CO2 गैस इज गिवन इन अ सैंपल, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, मास, वॉल्यूम। तीनों चीज कैलकुलेट करनी है। ये एक सैंपल है जिसके इतने पार्टिकल हैं CO2 गैस के। अब देखो तीनों चीज कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स, मास और वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या हो गया, क्वांटिटी से हुआ कि नहीं हुआ बच्चों। तो यहां पे क्या करना है आपको, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तीनों केस में, वॉल्यूम में भी, मास में भी और क्वांटिटी केस में भी। तो n इक्वल क्या करोगे, Q अपॉन Na, पहला फॉर्मूला यही था। तो Q का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी कितनी दी है 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन Na की वैल्यू कितनी होती है, अभी मोल कंसेप्ट में बताई थी आपको, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। यहाँ पे कितना 20 करना है, 20, ये 20 के बने बच्चों, 20 करना है। तो देखो अब कुछ नहीं है, यहाँ पे कैलकुलेट कर दो, इसको ऊपर लेके जाओ तो यहाँ पे ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -3 ये बचेगा, और देखो ये 6.0 तो 2 से ये डिवाइड हो गया,
और ये हो गया डिवाइड आपका। यहाँ पे आपका ओवरऑल 2 ये कट गया, तो 2 इंटू 10⁻³ हो गया, 2 इंटू 10⁻³ और 10⁻³ को क्या बोलते हैं, 1 मिली मोल बोलते हैं कि नहीं बोलते बच्चों, 1 मिली मोल्स। 10⁻³ को क्या बोलते हैं, 1 मिली मोल्स। 1 मिली मोल्स किसके इक्वल होता है, 10⁻³ के इक्वल होता है। तो ये 1 है तो और 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ओवरऑल हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मिली मोल्स लिख सकते हैं बच्चों, 2 मिली मोल्स। ये क्या बन गया यहाँ पे, 2 मिली मोल्स बन गया। तो मतलब कितने मोल्स निकल के आ गए, 2 मिली मोल्स निकल के आ गए। दूसरे केस में अगर आपको मास के टर्म में निकालना है तो एन इक्वल क्या करोगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब देखो गिवन मास यहाँ पे कितना है, ये चीज समझो, मास आपको निकालना है यहाँ पे, सॉरी वो मास पूछ रहा है, तो मास का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 मोल्स निकले हैं। अब मास का डब्ल्यू इधर लेके आओ, तो एन इंटू मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा, मास पूछ रहा है वो। तो आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाले 2 मिली मोल्स, डब्ल्यू इधर लेके आओ तो एन इंटू मॉलिक्यूलर मास। तो मोल्स कितने निकाले हैं आपने, 2 निकाले हैं यहाँ पे। मोल्स कितने निकाले हैं बच्चों, 2। और मोल्स कितने निकाले, 2 की वैल्यू रख लो, हाँ 2 इंटू, चलो ये लेते हैं 2 इंटू 10⁻³ ये लिया, ये ले लो या ये ले लो कोई दिक्कत नहीं है। तो मोल्स कितने हैं, 2 इंटू 10⁻³ इंटू मॉलिक्यूलर मास CO2 का कितना होता है बच्चों, 44। ये देखो 44 होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 88 इंटू 10⁻³ यही बनेगा, 88 इंटू 10⁻³ और 10⁻³ किसके इक्वल होता है, 1 मिली मोल्स के इक्वल। तो हम ऑल ओवर इसको क्या ले सकते हैं, 88 मिली मोल्स लिख सकते हैं बच्चों, 88 मिली मोल्स बिल्कुल लिख सकते हैं। 2, अब देखो एक बार फिर से इसको समझ लो, मास कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला होता है एन इक्वल डब्ल्यू अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और ये वाला मास पूछ रहा है, वो वेट पूछ रहा है, तो डब्ल्यू को इधर लेके आओगे तो एन इंटू मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। एन कितना निकाला है अभी आपने, 2 इंटू 10⁻³ मॉलिक्यूलर मास CO2 का कितना होता है, 44। दोनों को करोगे तो 88 इंटू 10⁻³ 10 टू दी पावर किसके इक्वल होता है, 10 टू दी पावर -3 1 मिली वोल्ट के। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 88 मिली वोल्ट निकल के आएगा। क्लियर बच्चों। अब देखो यहाँ पे थर्ड, अब वो पूछ क्या रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ एसटीपी, तो वॉल्यूम एसटीपी करोगे बच्चों, तो वॉल्यूम के लिए अभी आपने क्या लिखा था, एन इक्वल वी अपॉन 22 इंटू 4, यही तो करा था बच्चों। अब वो वॉल्यूम पूछ रहा है तो वॉल्यूम को इधर लेके आओ, तो क्या होगा एन इंटू 22.4, और एन की वैल्यू कितनी रखी है, निकाली है आपने 2 इंटू 10 टू दी पावर -3, इंटू करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 22.4। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, इसको एक हटाओ, इसको सीधा 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा बच्चों 44.8 इंटू 10 टू दी पावर -3, यही तो आएगा बच्चों। अब 10 टू दी पावर -3 किसके इक्वल होता है, 1 मिली मोल के इक्वल होता है, तो सीधा सीधा यहाँ पे कितना बन जाएगा बच्चों 44.8 मिली, और ये किस में आएगा, लीटर में आएगा बच्चों, क्योंकि हमने लीटर, ये देखो लीटर में आएगा 44.8 मिली लीटर। इस तरह से आपको मोल कंसेप्ट अप्लाई करना होता है बच्चों। गॉट इट, ये समझ में आया सारा, एक न्यूमेरिकल इसलिए मैंने आपको यहाँ पे करवाया था जिससे आपके डाउट्स, मोल कंसेप्ट का जो डाउट है वो क्लियर हो जाए बच्चों। ठीक है, तो आपका कंसंट्रेशन टर्म पूरा क्लियर हो चुका है बच्चों। डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर भी, डिपेंडेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म और इंडिपेंडेंट टेम्परेचर, दोनों टर्म आपके क्लियर हो चुके हैं। कंसंट्रेशन टर्म पूरा कंप्लीट क्लियर हो चुका है। अब मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा आपके लिए जिसमें मैं सिर्फ जितने भी आपने टॉपिक्स पढ़े हैं, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, पीपीएम, फॉर्मेलिटी, जितने भी टर्म पढ़े हैं उनसे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगा। और उस एक न्यूमेरिकल्स पूरी जो वीडियो होगी वो सिर्फ न्यूमेरिकल्स बेस्ड वीडियो होगी। जितने भी टर्म आपने पढ़े हैं वो सारे हम उस वीडियो में क्लियर करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स को, जिससे हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन क्लियर हो जाए। ओके बच्चों, और इस वीडियो को एक रिक्वेस्ट आपसे कि इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और उन बच्चों तक इस वीडियो को प्लीज़ फॉरवर्ड करो जो बच्चे कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते हैं। और आप बी हैप्पी, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।